1937 के इलेक्शंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। अब 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका, इतना हमें क्लियर हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहां पास हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इंडिया में तो हुकूमत बननी है ना, सही। इंडिया में हुकूमत बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत चला नहीं पा रहे। जब भी कुछ होने लगता है सब प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, कारोबार छोड़ देते हैं, नॉन कॉपरेशन शुरू कर देते हैं, तो मुल्क चल ही नहीं पा रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा। दैट्स व्हाई ब्रिटिश आर रेडी टू गिव पावर टू द इंडियंस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था? टू गिव पावर टू द इंडियंस। प्रोविंसेस में तो पूरी की पूरी दे दी और कहा गवर्नर आपके नीचे आएगा, और सेंटर के अंदर डायरकी रखी है। सेंटर के अंदर कुछ अपने हाथ में रखा है, बाकी ट्रांसफर कर दिया इंडियन मिनिस्टर्स को। ओके, इससे भी एग्रीड नहीं है कांग्रेस, मुस्लिम लीग भी एग्रीड नहीं है। सेंटर के अंदर तो आप जो है ना बात ही नहीं कर रहे रिप्रेजेंटेशंस की, और रिप्रेजेंटेशंस की जब इंडियन की बात करेंगे तो फिर चैप्टर खुलेगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस की। तो पहले तो ब्रिटिश पूरी हमें रिप्रेजेंटेशन दे जिसमें मुसलमानों को भी दे 1/3, ये जिना का भी था। लेकिन स्टिल नाउ दे आर मूविंग टू इलेक्शन के कोई भी बात नहीं, 1937 के इलेक्शंस होने वाले हैं अनाउंस्ड, जो कि इसी की बुनियाद पे होंगे, इसी एक्ट को यूज करते हुए होंगे कि जो भी इलेक्शन होगी, जो भी हुकूमत बनेगी वो इस एक्ट के तहत बनेगी, कि प्रोविंसेस की जो हुकूमत होगी वो इस एक्ट में जो जो चीजें बताई गई हैं वो 450 पेजेस का डॉक्यूमेंट, 450 क्लॉजेस पे मबनी जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें सारे उसूल लिखे कैसे हुकूमत बननी है। और वो हमारे कप ऑफ टी नहीं है अभी कि हम उसूलों की डेप्थ में जाए। बस जो भी हुकूमत बनेगी 1937 के इलेक्शन जो भी होंगे वो किस बुनियाद पे होंगे? जीओआई एक्ट 1935 की बुनियाद पे। और जब हुकूमत बनेगी तो वो किस बुनियाद, किन उसूलों पे हुकूमत को चलाएगी? वो इन उसूलों पे हुकूमत को चलाएगी। तो इसी उसूलों पे हुकूमत बननी है इंडिया में, और इन्हीं उसूलों पे हुकूमत चलनी है। इन्हीं उसूलों पे इख्तियारात बटे हुए हैं कि प्रोविंस के पास कितने, सेंटर के पास कितने। ओके, ये उसूल की बुक आ गई हमारे पास जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन है 1935 का। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कांग्रेस बहुत एक अच्छी जो है ना विनिंग दिखाती है, बहुत अच्छी अचीवमेंट दिखाती है इलेक्शंस में, और मुस्लिम लीग जो है वो पुअर परफॉर्म करती है। किसमें? ओवरऑल इंडिया में। ओवरऑल इंडिया के लिए कर भी नहीं रही थी और परफॉर्म। मुस्लिम लीग किसके लिए कर रही थी? इंडियन मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम लीग एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है तमाम इंडियन मुस्लिम्स की। लेकिन जब मुस्लिम लीग के पॉलिटिक्स और वो इलेक्शन वगैरह स्टार्ट हुए तो पता चला कि जो रीजन्स है ना, सारे प्रोविंसेस है, उनके अंदर प्रोविंसेस के अपने लीडर्स हैं, सही है, जिनके वोट हमसे ज्यादा है, मुस्लिम लीग से ज्यादा है। अब तुम सोचो एक प्रोविंस है, उसकी ये पार्लियामेंट है, कोई भी प्रोविंस उठा लो, उस पार्लियामेंट से लेट सपोज 55% मुस्लिम है। कितने? 55% मुस्लिम की सीट्स रिजर्व्ड है इस पार्लियामेंट में, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। तो आएंगे तो उन सीटों पे कौन? मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग के कैंडिडेट सिर्फ नहीं इलेक्शन लड़ा उन सीटों पे, मुस्लिम लीग के अलावा इंडिपेंडेंट लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलग अलग इंडिपेंडेंट अपने इलाके से उठ गए मशहूर लोग जो अपने खानदान में, वो भी मुसलमान इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं ना, सही है जी। इसी तरीके से कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकते हैं मुस्लिम लीग के अलावा जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके भी लोग लड़ रहे हैं। तो इन मुस्लिम सीट्स में से मुस्लिम लीग नहीं है कि वो आके बैठ जाएगी। वो मुस्लिम लीग को लग रहा है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी हैं जो इन सीट्स के ऊपर नुमाइंदे हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन और लोग भी नुमाइंदे थे। और जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग को पता चले तो और लोग ले गए सारी सीटें। मुस्लिम लीग को तो बहुत कम, जो 55% मेजॉरिटी है उसमें से भी, उस 55% में से भी आधे के आधे लोग मुस्लिम लीग को वोट दे रहे हैं, बाकी तो सब अपने रीजन्स के लीडर्स को वोट दे रहे हैं, सही है। तो ये लेट्स सपोज 55% जहां पर मुस्लिम ही आके बैठे थे, इनमें जितनी भी सीटें होंगी उसमें से चंद एक सीट मुस्लिम लीग को मिली, बाकी तो सबको इधर उधर जो सारे दूसरे इलाकों से आए अपने अपने लीडर्स जो है उनको चुना है उन इलाकों ने, सही है। और जरूरी नहीं वो लीडर्स मुस्लिम लीग का साथ हो, बल्कि कुछ तो ऐसे जो इसका कांग्रेस ने अलग से साथ ले लिया इंडिपेंडेंटली कि आप हमारे साथ मिल जाओ, सही है। प्रोविंस की हुकूमत कैसे बनेगी? ये पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो प्रोविंस के सारे मिनिस्टर्स हैं, वो किसी एक बंदे को जो चीफ मिनिस्टर कहलाएगा उस प्रोविंस का, उसको वोट देंगे। चीफ मिनिस्टर पे बैठने के लिए भी 4-5 बंदे होंगे, किसी को कांग्रेस ने नॉमिनेट किया होगा, किसी को मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किया होगा, कोई और नॉमिनेट हुआ होगा। ये 4-5 जो है ना, इन्हीं मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स में से जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े वो उस प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर होगा। वोट पड़ने के लिए सबसे पहले ये सीटें आपकी होना जरूरी है सारी इंडिविजुअल,
इन इंडिविजुअल सीटों में से सबसे पहले आपने टोटल प्रोविंस की पार्लियामेंट की सीटें उनको तोड़ दिया कि बाकी जो है वो अलग है हिंदूज के, लेकिन क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है तो 55% लेट्स सपोज 60% जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उतनी सीटें हमारी रिजर्व्ड है, सही है, और उतने वोट्स तो हमारे पास है और मुस्लिम लीग को लग रहा था 55% में तो मेजॉरिटी सीट हम जीतेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो पता चला मुस्लिम लीग तो बहुत कम सीटें जीती। तो जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी थे वहां भी मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट कम दिए, सही है। तो उस पूरे प्रोविंस के अंदर से जो मिनिस्टर उठ के आया जरूरी नहीं है वो बंदा जो मुस्लिम लीग जिसका चाह रही थी, सही। अब लेट सपोज इस पूरे प्रोविंस की पार्लियामेंट में 100 सीट है, कितनी है सपोज कर रहे हैं 100 नुमाइंदे, और लेट सपोज ब्रिटिश इंडिया मतलब लेट सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसमें से 60% सीटें मुस्लिम्स की है, तो 100 में से 60% कितनी हुई 60 सीटें, ठीक है ना। 60 सीट्स किसकी है जिसमें मुस्लिम्स आएंगे और 40 सीट्स जिसमें दीगर हिंदू वगैरह आएंगे, सही है। मुस्लिम लीग को लग रहा था ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है और 60 सीटें तो हमारी होनी ही होनी है और वो मुस्लिम लीग को सारे मुस्लिम्स वोट दे देंगे, तो 60 हो गई, 60 सीटें हमारी हो गई, तो हम जिसको जब नॉमिनेशन की बारी आएगी ना कि कौन पूरे प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारा ही बंदा होगा क्योंकि 60% वोट हम उसको दे देंगे। पर क्या पता चला ये 60 सीटों में से मुस्लिम लीग के नुमाइंदे कुछ मेरे ख्याल से 15, 16, 18, 20 सीटें जीते। इसको ये मुस्लिम लीग का नुमाइंदा होना था और बाकी दूसरे भी लोग खड़े हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं पूरे प्रोविंस के। ये 20 मिनिस्टर अभी प्रोविंस की असेंबली में 20 मिनिस्टर किसके मुस्लिम लीग के और 40 मिनिस्टर बाकी अलग मुस्लिम मिनिस्टर्स हैं जो अपनी अलग अलग पार्टी से या अपने इलाके के इंडिपेंडेंट जो मशहूर लोग नहीं होते जो अच्छे काम कर रहे होते खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में और उसको वोट दे देते, ऐसे लोग हैं सारे। अभी 40 के साथ में से भी कम से कम मुस्लिम लीग को अपनी 20 वोटों के साथ इनमें से कम 30-31 वोट चाहिए ताकि जो मिनिस्टर्स खड़े होना चाहते हैं ना कि पूरे प्रोविंस के हम सबसे बड़े मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए किसी प्रोविंस के, तो 5-6 लोग हैं उनको मिनिस्टर्स के वोट पड़ने हैं। उन मिनिस्टर्स के वोटों में से 51 मिनिस्टर के वोट 51% वोट कम से कम मुस्लिम लीग के होने चाहिए, राइट, तब जाके उनकी मतलब का बंदा आएगा। लेकिन वो तो नहीं, अभी तो सिर्फ 20% वोट है, 20 सीटें खाली, बाकी 80% तो नहीं। अब मुस्लिम लीग को क्या करना पड़ेगा, दूर से मुस्लिम लीडर्स के साथ ज्वाइन हैंड करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस तो नहीं करेगी इनके साथ, और कांग्रेस भी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है कि आप हमारे साथ ज्वाइन हैंड कर दे और इस बंदे को वोट दे। और अगर उन्होंने मिलके इस बंदे को वोट दे दिया तो मुस्लिम लीग वाला बंदा चीफ मिनिस्टर नहीं बना। कुछ इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिली मुस्लिम लीग को 1937 के इलेक्शन के बाद। आंखें खुल गई, वेकअप कॉल हो गई कि हम जितना पॉपुलर अपने आप को सोच रहे थे उतने नहीं है। ऐसा फेलियर था मुस्लिम लीग के लिए। चलिए जी, इस बात को लेके चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए। कितने? पूरे इंडिया में से 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ और बाकी प्रिंसली स्टेट्स बनी ही नहीं पार्ट, फेडरेशन का हिस्सा ही नहीं बनी, तो पूरे का पूरा इंडिया इंगेज नहीं हो गया इलेक्शन में। सिर्फ 11 प्रोविंसेस हैं जहां पर क्या हुए, इलेक्शंस हुए। उन 11 प्रोविंसेस में से मैंने पहले 8 बोला था लेकिन गलत बोला था, टोटल पहले 6 प्लस 2 करता हूं, टोटल 6 प्लस 2 8 सीट्स किसकी हुई सोचो, 11 में से 8 सीटें किसकी हुई, 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में किसने हुकूमत बनाई, कांग्रेस ने, सही। बचे कितने, 3 प्रोविंसेस, वहां पर किसने हुकूमत बनाई, मुस्लिम लीग ने नहीं बनाई, मुस्लिम लीग ने एक में भी नहीं बनाई। बताता हूं, 2 में अदर्स ने बनाई और एक में मुस्लिम लीग ने खुद से नहीं बनाई, उसमें भी सपोर्ट लेके, ये नहीं कि अकेले के वोट से बन गई, वो भी मुस्लिम लीग की कौन सी बनी थी, कोलिशन। कोलिशन मतलब किसी के साथ अलायंस करके, कि हमारे 20 मिनिस्टर है, अलग अलग मिनिस्टर को जोड़ जाड़ के भाई आप 10 मिल जाएं, आप 5 मिल जाएं और आप अलग अलग लोग मिल जाएं, हमारे साथ मिलके बनाते, तो कोलिशन वाली बनी। कोलिशन वाली में मसला पता है क्या होता है, जब मुस्लिम लीग की डिमांड से जब मुस्लिम लीग और वो किसी के ऊपर डिसएग्रीमेंट आएगा मिनिस्टर्स का, वो मिनिस्टर्स कहेंगे हम आपके साथ नहीं है अब, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग का हट जाएगा, फिर वहां से कोलिशन में सर पे तलवार लटकी रहेगी, सही है जी। सो दिस टेल्स कि मुस्लिम लीग वाज नॉट द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया,
सिर्फ मुस्लिम के साथ, लीग के साथ मुस्लिम लगाने से आप अकेले रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनते, और भी पार्टीज हैं, और भी लोग हैं जिनको इंडियंस वोट देना चाह रहे हैं, बल्कि ज्यादातर इधर उधर ही वोट जा रहे हैं, आपको वोट नहीं पड़ रहे। तो मुस्लिम लीग वाज नॉट एज पॉपुलर इन मुस्लिम्स एज इट वाज थिंकिंग। अच्छा, कांग्रेस का भी बता दें, कांग्रेस ने 6 में तो खुद अपनी गवर्नमेंट बना ली, उनके अपने ही वोट इतने थे, तो उनके हर प्रोविंस के अंदर अपनी सीटें इतनी थी कि अपने मतलब का चीफ मिनिस्टर ले आए। बाकी 2 प्रोविंसेस ऐसे कांग्रेस ने किसी और के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, किसमें, एनडब्ल्यूएफपी में, कि वहां का कोई खान था उसके साथ कांग्रेस मिल गया, हालांकि एनडब्ल्यूएफपी क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी था, लेकिन कांग्रेस ने उस खान के साथ मिलके वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बना दी। प्लस असम एक रीजन था जो जिसमें कांग्रेस ने बाद में असम में भी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई, कोएलिशन मतलब किसी और मिनिस्टर्स के साथ मिलके, बाकी 6 तो उसकी पक्की पक्की अपनी गवर्नमेंट थी, सही ना, 6 प्रोविंसेस में, तो चाहे वो सेंट्रल प्रोविंसेस हो या उत्तर प्रदेश हो, सीपी हो मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी उत्तर प्रदेश अभी नहीं बना है, सॉरी, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंसेस, वो तो इंडिया आजाद होने के बाद उत्तर प्रदेश कहलाता है। सीपी हो, यूपी हो, बिहार हो, इन जगहों पे कांग्रेस ने अपनी हुकूमत बनाई खुद से, बिना किसी के सपोर्ट के। वो भी देखेंगे हम नंबर्स वगैरह सारे, इस बैकग्राउंड के साथ हम जा रहे हैं। तो 1937 के इलेक्शंस हुए 11 प्रोविंसेस के ऊपर, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा इंडिया में इलेक्शन के साथ असेंबलीज बनी है, इससे पहले क्या था, किंगडम सिस्टम था, सही है। अबाउट 1585 प्रोविंशियल सीट्स, ये 11 प्रोविंसेस की टोटल सीट्स मिला के पता है कितनी बन रही थी, 1585, मतलब हर प्रोविंस में एवरेज 100 से ज्यादा ही सीटें थी ना, 11 प्रोविंसेस में 100 सीटें तो 1100 बनती ना टोटल, हर प्रोविंसेस में तकरीबन आप कह लो कि 145 150 सीटें कह लो, तो तकरीबन 11 प्रोविंसेस के अंदर कितनी बन जाएंगी, 1500 और 150 1650 बनती है, ऐसे तो ये मल्टीप्लाई करने से 16, लेकिन कह रहा हूं ऑन एवरेज। अब किसी में 120 सीटें होंगे, किसी में 170 सीटें होंगी, किसी में 125, वो तो डिपेंड करता है कौन सा कितना प्रोविंस बड़ा है, सही है। और जिस प्रोविंस के अंदर जितनी भी सीटें, उन सीटों में से मेजॉरिटी सीट्स जिस बंदे को वोट देंगी वो उस प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि मेजॉरिटी उस असेंबली के मिनिस्टर्स उसके साथ है, तो वो चीफ है, ओके। तो 1585 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ, पूरे 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ, और हर प्रोविंस की टोटल सीट्स को मिला लो, किसी की 170, किसी को 165, किसी को 155, किसी को 130, किसी को 110, किसी को 99 सीटें वगैरह मिला लो, सब तो 1585 सीटें बनती है, ठीक है, टोटल प्रोविंशियल सीट्स उन 11 प्रोविंसेस की। अच्छा, इसके अंदर इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने क्यों हिस्सा लिया, क्योंकि नेहरू ने सोचा कि एक चांस है अपनी पब्लिक स्ट्रेंथ दिखाने का, वरना तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एग्रीड नहीं थे ना, वो इत्तेफाक नहीं करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कंप्लीटली तौर पे, लेकिन कह रहे थे अभी ये इलेक्शन का चांस हाथ से जाने नहीं देते, पहले हम जितनी प्रोविंसेस के अंदर तो जकड़ बना ले, उसके बाद फिर हम सेंटर को भी प्रेशर डालेंगे, इस माइंड से नेहरू ने, और पब्लिक स्ट्रेंथ भी शो करनी थी नेहरू को। मुस्लिम लीग को पता था जीतेगी, ज्यादातर प्रोविंसेस में कौन जीतेगा, कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग को था कि हम हुकूमत बनाएंगे, चाहे वो 4-5 ही प्रोविंसेस क्यों ना, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है उसमें हम हुकूमत बनाएंगे, मुस्लिम लीग को ये था। तो मुस्लिम लीग ने भी सोचा कि उनको ही प्रूव करने का चांस मिलेगा कि वो इंडियन मुस्लिम्स की क्या है, स्पोक्स पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव है। स्पोक्समैन वो होता है जो आपका नुमाइंदा होता है, आपकी तरफ से बात करता है। तो मुस्लिम लीग ये साबित करना चाहती थी कि इंडिया के मुसलमानों के हम नुमाइंदे, इस नियत से आगे बढ़े। इलेक्शन हुआ, ये 1585 सीटों पे इलेक्शन हुआ, तो उसमें से 1771 कहां से आ गया, चलो भाई उस 1585 को वॉइड करता हूं मैं, इसको आप स्ट्राइक थ्रू कर दो, ये नहीं है सही इंफॉर्मेशन, ठीक है। 1771 सीटों पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से 750 सीटें किसके नुमाइंदे जीते, कांग्रेस के। अलग अलग प्रोविंसेस में कांग्रेस के नुमाइंदे अपने अपने इलाकों से खड़े होंगे और दूसरे लोग भी खड़े होंगे, तो वहां से कांग्रेस के नुमाइंदे जीते 750 इलाकों से। जरा 1771 प्रोविंशियल सीट्स का मतलब यह होता है कि 1771 प्रोविंसेस नहीं, हर प्रोविंस में बहुत सारे इलाके होते हैं और हर इलाके से एक बंदा ऊपर आता है सीट, तो 1771 इलाकों में, जैसे फेडरल भी एरिया एक इलाका है, सही है, इस तरह से हर इलाके की एक सीट होती है। तो 1771 टोटल इलाकों में इलेक्शंस हुए, जिसमें से 750 इलाकों से सीटें किसके जीते, कांग्रेस के बंदे, ओके। 750 प्रोविंशियल सीट्स किसने जीती, कांग्रेस ने, और क्लियर मेजॉरिटी कहां बनी, 5 प्रोविंसेस में कम से कम कांग्रेस ने कम से कम 5 प्रोविंसेस के अंदर अपनी मेजॉरिटी रूल क्रिएट किया है,
मैंने 6 लिखा था। अब यार एक आध पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था तो 6 था कि 2 जगह कोलिशन बनाई थी, क्योंकि यहां पर देखो NWFP और असम के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाई है किसी और के साथ मिलके। तो 5 अपनी खुद की बनाई थी इन्होंने, और 2 में अगर इन्होंने कोलिशन बनाई है किसी और के साथ मिलके तो फिर भी 7 बनती है, लेकिन इन्होंने टोटल 8 बनाई थी। कहीं और मैंने पढ़ा था कि 6 इनके प्रोविंसेस में अपनी खुद की हुकूमतें हो गई थी और 2 इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। बट जो भी है, आप ये बोलोगे कि 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 11 में से कितने 8 प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल हुकूमत बनाई। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम लीग, ये हो गया पार्ट ए कांग्रेस। पार्ट बी मुस्लिम लीग, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? मुस्लिम लीग ने 482, हाँ टोटल सीट्स तो कितनी थी 1771। इस 1771 में से मुसलमानों के लिए रिजर्व कितनी थी 482। मुस्लिम लीग को इस 482 में से तो अच्छा परफॉर्म करना था ना। मुस्लिम लीग ने इस 482 में से भी आधी भी नहीं उठाई, 106 सीट्स उठाई खाली। समझ में आ रही बात? जिसमें अदर सीट्स वर टेकन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स। जैसे पंजाब में गवर्नमेंट किसने बनाई? मुस्लिम लीग ने नहीं बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी कोई और पार्टी उसने बनाई। बंगाल में गवर्नमेंट किसने बनाई? कृषक प्रजा पार्टी, जिसका कोई लीडर था फजलुल हक। ये याद नहीं रखने नाम, बताने कि पंजाब, बंगाल, सिंध और NWFP में वहां के रीजन के लीडर्स ने हुकूमतें बनाई, कहीं भी हुकूमत नहीं बनाई भाई मुस्लिम लीग ने। ये तो आपके मेजॉरिटी प्रोविंसेस है, पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, आपने हुकूमत नहीं बनाई यहां पर। तो मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस पता चल गई कि रियलिटी में इतनी नहीं है जितना वो स्पोक्स पर्सन बन के सामने आ रहा है। कांग्रेस फील्डेड कैंडिडेट्स इन सम मुस्लिम सीट्स एंड वॉन 26 ऑफ देम। कांग्रेस ने मुस्लिम सीटों के ऊपर जितने भी अपने कैंडिडेट्स लगाए थे तो 26 सीटें जो है ना कांग्रेस ने जीती। यहां से मतलब यह कि कांग्रेस खुद तो एक हिंदू पार्टी, हिंदूज को वो कर सकते नॉमिनेट, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि जहां पर मुसलमानों की हुकूमत है, रिजर्व सीट है, तो वहां तो मुस्लिम ही डल सकता है ना। जहां मुस्लिम की रिजर्व सीट्स है वहां तो मुस्लिम ही प्लांट हो सकता है ना। तो कांग्रेस ने खुद अपने बंदे प्लांट किए कि जो उनके नुमाइंदे थे लेकिन मुसलमान थे, जो कांग्रेस के सपोर्टर होते। और कांग्रेस ने 26 सीटें तो कांग्रेस ने जीत ली, 482 में से 26 सीटें तो कांग्रेस जीत गई। वो जहां जिस प्रोविंस में भी जीती वहां पर वो कांग्रेस जिस मिनिस्टर को वोट देने वाले ये भी उसका सपोर्ट करेंगे, ये भी उसी मिनिस्टर को वोट देंगे, राइट। तो कांग्रेस ने खुद भी कैसे एंट्री ली मुस्लिम प्रोविंसेस के अंदर कि मुसलमानों की रिजर्व सीट पे मुसलमान बंदा ही बिठा दिया जो कांग्रेस का सपोर्टर निकलेगा बाद में जाके। तो बहुत सारे अपने जो है ना कांग्रेस ने बंदे बिठाए थे जिसमें से 26 बंदे उसके जो है जीत गए। 26 नहीं बिठाए थे, बहुत सारे बंदे कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ाए थे कांग्रेस ने भी अपने सपोर्टर्स मुसलमान जो थे, और उसमें से भी 26 सीटें कांग्रेस के हाथ में आ गई, सपोर्टर्स की थी। इट वॉन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स ओनली इन सिंध। कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम सीट्स किसमें बनाई? सिंध में उठाई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं बना सके। ये क्या बात हुई? मेजॉरिटी सीट्स के बाद भी नहीं बनाई गवर्नमेंट? बेटा पूरा जुमला पढ़ो। ये सिंध है, लेट सपोज सिंध एक मेजॉरिटी प्रोविंस है, सही ना। लेट सपोज 100 सीट है सिंध में, 45 और 55, ठीक है। इन 55 सीटों में ये जो सिंध की सीटें, उसकी सिंध की सीटें, इन 55 सीटों में मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी उठा ली। इस 55 में से मेजॉरिटी लेट सपोज 30 उठा ली, 55 है ना, लेट सपोज 30 मुस्लिम लीग जीत गई और 25 कोई और सारे जीते मुस्लिम्स। लेकिन अगर वो 25 और 45 मिल जाए तो इनके मतलब का आ जाएगा ना चीफ मिनिस्टर, सही है। मुस्लिम लीग ने अगर मेजॉरिटी जीत भी ली ना सीटें, लेट सपोज 30 जीत ली और 25 नहीं जीत, 30 से थोड़ी मिनिस्टर चुन लेंगे। इस 25 की सपोर्ट अगर मिलते तब जाके अपने मतलब का मिनिस्टर आता है, लेकिन 25 की सपोर्ट नहीं मिली, वो किसी और के साथ मिल गया। तो जब वो किसी और के साथ मिले तो उनका कोलिशन किसी और के साथ हो गया, तो मुस्लिम लीग का बंदा यहां पर भी नहीं आ पाया। जहां पर मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स ली थी, टोटल सीट्स में से मेजॉरिटी लेती तो वो तो जीती जाती, अपना बंदा ले आती। अगर टोटल सीट्स तो 100 है, 100 में से मेजॉरिटी 51 होती तो इनका बंदा आ जाता मुस्लिम लीग का। लेकिन मुसलमानों की रिजर्व सीट्स थी लेट सपोज 55, तो उसमें से ज्यादातर मुस्लिम लीग ने ली।
55 का ज्यादातर क्या होता है 30-35 जितनी भी, लेकिन वो भी इतनी सीटें, इतने वोट्स नहीं थे कि अपने मतलब का चीफ मिनिस्टर बना सके वो। सही। तो कंप्लीट फेलियर एक तरह से रहा मिनिस्ट्री लेवल पे देखा जाए मुस्लिम लीग का। इन पंजाब मुस्लिम लीग ओनली वॉन्ट 2 आउट ऑफ 84 मुस्लिम सीट्स। पंजाब में मुस्लिम लीग ने सिर्फ 2 सीटें जीती। पंजाब क्या मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में टोटल 84 मुस्लिम की सीटें थी वहां पर पंजाब में, और बाकी दूसरियों की होगी, बाकी कांग्रेस की होगी या दूसरी पार्टीज लड़ी होगी जिन पे। जो पंजाब एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, उसमें मुसलमानों की रिजर्व सीट्स 84 थी। उन 84 मुस्लिम सीट्स में से सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम लीग को मिली है, मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को। बाकी सारे अदर मुस्लिम मिनिस्टर्स को गई है सीटें। These results invalidated Muslims claim, मुस्लिम लीग क्लेम। मुस्लिम लीग का जो क्लेम था उसको इनवैलिडेट कर गए ये रिजल्ट। मुस्लिम लीग का क्या क्लेम था कि वो सोलली रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुस्लिम्स को। मुस्लिम लीग का ये क्लेम था कि वो अकेली रिप्रेजेंट करती है इंडियन मुस्लिम्स को, और ये वाला मुस्लिम लीग का क्लेम जो है ये रिजल्ट्स तो इनवैलिडेट करते हैं। नहीं, आप नहीं अकेले रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम्स तो किसी और ही को वोट दे रहे, दूसरे मुसलमान लीडर्स को वोट दे रहे, आपको नहीं दे रहे। सही है। अब आगे इस इलेक्शन की सिग्निफिकेंस में बहुत काम आएगी ये सारी इंफॉर्मेशन। जो फेलियर होता है ना, जरूरी नहीं आपकी सक्सेस काम आए, सिर्फ फेलियर भी बहुत काम आता है। इसके अंदर फेलियर के बाद ही तो मुस्लिम लीग पॉपुलर हुई है। मुस्लिम लीग जब अनपॉपुलर रही ना 1937 में, उसके बाद मुस्लिम लीग ने कुछ नई राहें इख्तियार की, जिसके बाद मुस्लिम लीग पॉपुलर होना शुरू हो गई। उन पे हम आएंगे। अच्छा, मिनिस्ट्रीज कैसे फॉर्म हुई? कांग्रेस ने कहां कहां गवर्नमेंट बनाई अपनी? मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा और एनडब्ल्यूएफपी और असम। कितने बन गए प्रोविंसेस? 6। ओ सॉरी, 6 में तो खुद से बना ली पहले, और उसके बाद लेटर बाद में कोलिशन गवर्नमेंट्स कहां बना ली? एनडब्ल्यूएफपी और असम में। सही जी। 8 गवर्नमेंट्स किसकी हो गई? कांग्रेस की हो गई। मुस्लिम लीग का क्या सीन है? मुस्लिम लीग की खुद की तो एक भी गवर्नमेंट नहीं बनी। मुस्लिम लीग ने 2 कोलिशन गवर्नमेंट्स बनाई, एक पंजाब में और एक सिंध में। अच्छा जी, इसका मतलब ये जो सिंध की मैंने मिसाल दी तो उसमें कोलिशन गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की बनी थी। खुद से मुस्लिम लीग ने एक भी गवर्नमेंट नहीं बनाई। 2 गवर्नमेंट्स बनी है मुस्लिम लीग की। वो कैसे बनी है? किसी और के साथ कोलिशन होके, किसी और के साथ ज्वाइन होके, जिसमें से एक पंजाब में मुस्लिम लीग ने किसी और के साथ ज्वाइन होकर बनाई अगर गवर्नमेंट। सोचो मुस्लिम लीग का क्या हाल होगा। पंजाब में कितनी सीटें थी मुस्लिम लीग की? तो किसी और के साथ ज्वाइन भी हुई होगी ना मुस्लिम लीग, तो 2 सीटें लेके ज्वाइन हुई होगी। ज्यादातर जिसके साथ ज्वाइन हुई उसकी सीटें होंगी। सही। तो मुस्लिम लीग पंजाब में भी बहुत वीक रही और सिंध में भी, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम सीट्स लेने के बावजूद मुस्लिम लीग ने खुद से हुकूमत नहीं बनाई, किसी और के साथ कोलिशन होकर बनाई। ठीक है, कितनी हुकूमतों का हिसाब हो गया यहां पर? 8 और 2 10, और एक आध प्रोविंस के अंदर हुकूमत बनी होगी किसी और की, ना मुस्लिम लीग की, ना फिर ना तो कांग्रेस की। ठीक है, वो किसी और ही पार्टी की बनी होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ 1937 इलेक्शंस। 1937 के इलेक्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये इलेक्शंस जो है टर्निंग पॉइंट थे। यहां से चीजें चेंज हो गई। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को वॉइस मिल गई, देखा सब हमें वोट दे रहे। सही। तो कांग्रेस को अपॉर्चुनिटी भी मिली साथ कि वो अपनी पॉलिसीज लेके आए। जब हुकूमत कांग्रेस ने बनाए 8 प्रोविंसेस के अंदर, तो कांग्रेस अपनी पॉलिसीज लेके आएगी ना। और अगर कांग्रेस ऐसी पॉलिसीज लाती है जो सबके हक में, तो अगले इलेक्शन में भी कांग्रेस ही पॉपुलर रहेगी, राइट। लेकिन अगर कांग्रेस ऐसी पॉलिसी लेके आती जिससे कोई दूसरी कम्युनिटीज जो है वो गुस्सा खाए, उनको बुरा लगे, तो फिर कांग्रेस अगले इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी उतना जितना इस इलेक्शन में किया, राइट। अब देखते क्या हुआ। कांग्रेस के पास इन इलेक्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है? कांग्रेस को मिनिस्ट्रीज मिल गई, कांग्रेस के पास एक स्ट्रेंथ आ गई, कांग्रेस के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई कि अपने मतलब की एजुकेशनल पॉलिसीज लाए, अपने मतलब की सोशल रिफॉर्म्स, मतलब समाजी पॉलिसीज लेके आए। देखते फिर कांग्रेस ने क्या किया। मुस्लिम लीग के लिए कोई इंपॉर्टेंस थी ये वाले इलेक्शन? एक इंपॉर्टेंस थी। इन इलेक्शंस ने ये हाईलाइट किया, वेकअप कॉल दी मुस्लिम लीग को, जगाया भाई, चाहे एक खराब घड़ी ही क्यों ना हो। कहते 2 दिन में 2 दफा सही वक्त बताती है।
खराब बंद घड़ी भी दिन में 2 दफा सही वक्त बताते, कहते हैं ना। तो इसी तरीके से एक बुरा एक इंसान है जिसको आप कहो कि यार यूजलेस है, कोई इंसान यूजलेस नहीं होता, बहुत ही बेकार है वो बेकार भी किसी काम आता है। किस काम आता है? बुरी मिसाल देने के लिए, उसका भी कोई यूज है। एक यूजलेस इंसान का भी क्या यूज है? कम से कम इस मिसाल देने के लिए काम आता है, देखो कितना यूजलेस है, एक यूज तो हुआ ना उसका। बट आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस विद मुस्लिम लीग, आई एम सेइंग दैट कि मुस्लिम लीग ने अपनी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एक वेकअप कॉल लेके, नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी बात नहीं पहुंची है मासेस तक, मासेस आम आवाम तक, मुसलमानों को मासेस तक नहीं बात पहुंची हमारी। हमें लग रहा था हमारी बातें पहुंच रही मुस्लिम मासेस तक, पर वहां तो अपने रीजनल लीडर्स ने ही जो है सारी पॉपुलैरिटी ली हुई है, और रीजनल लीडर्स कांग्रेस के साथ भी मिले हुए, ठीक है ना। तो अब मुस्लिम लीग कुछ करेगी, मुस्लिम लीग पता है आगे क्या करेगी? मुस्लिम लीग आगे अपनी ब्रांचेस बनाएगी हर इलाके के लिए, और अपने नुमाइंदे भेजेगी उस इलाके के लोगों के आगे कैंपेनिंग करने के लिए, अगले इलेक्शंस के लिए। अभी से समझ लो, मुस्लिम लीग स्कॉलर्स को अप्रोच करेगी, उलमास को अप्रोच करेगी, बताएगी भाई हमारी क्या अप्रोच है। स्टूडेंट्स को अप्रोच करेगी कि मुस्लिम लीग किस तरह से इंडिया के मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। ये सारी कैंपेनिंग मुस्लिम लीग इसके बाद बढ़ा देगी। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ने जब देखा तो उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया मुस्लिम लीग को, लोकल ब्रांचेस क्रिएट की, हर इलाके की लोकल ब्रांच मुस्लिम लीग की क्रिएट की, नए नए मेंबर्स को रिक्रूट किया, ज्यादा लोगों को दावत दी मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए, रीच आउट किया, पहुंचे कहां तक? स्कॉलर्स तक, स्टूडेंट्स तक, या प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस तक, स्कॉलर्स तक, तालिब इल्मों तक, या प्रोविंसेस के हर प्रोविंस के अपने पॉलिटिशियंस तक मुस्लिम लीग पहुंची कि भाई उनसे जाके उन पॉलिटिशियंस से कि जो आपने कांग्रेस का साथ दे दिया, उनके साथ अपने नेगोशिएशंस करें, ठीक है। बहरहाल ये जब इलेक्शन जीती कांग्रेस तो इनका रूल कितना रहा पता है? खाली देखो 1937 से लेकर 1939 तक, सिर्फ 2 साल। कोई पार्टी इलेक्शन जीतते तो कम से कम 5 साल तो रूल रहता है उनका, इनका कितना रहा? सिर्फ 2 साल कांग्रेस का। क्यों 2 साल रहा होगा रूल? लोगों को पसंद नहीं आएगा, लोगों ने कहा कांग्रेस हट जाओ, ऐसे थोड़ी हटेगी। लोग कौन है? कांग्रेस ने खुद रिजाइन दिया, फिर 2 साल बाद पार्लियामेंट से खुद रिजाइन दे दिया। ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस जब आ गई सीट पे उसको लगा हमारा हुक्म है, फिर आगे जाके अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये हमसे पूछा नहीं और कैसे कर लिया ब्रिटिश ने, हम ब्रिटिश की पार्लियामेंट से रिजाइन देते हैं। कांग्रेस ने ये किया, और ये कुदरत का करवाना कुछ ऐसा था कि उसके बाद मुस्लिम लीग बहुत ऊपर आ गई ग्राफ में। होता क्या है उस पर बाद में आने से पहले इस दौरान पहले देख लो कांग्रेस और लीग के रिलेशनशिप कैसे रहे। जो ये दौर था ना 1937 से 1939 का, ये कांग्रेस का कैसा गुजरा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है, पूरे तौर पे इग्नोर कर दिया, किसी किस्म की पावर शेयरिंग अलाउ नहीं की। कोलिशन भी बनानी होती थी कांग्रेस तो किसी और के साथ बनाती थी, किसी भी सूबे में कोलिशन गवर्नमेंट मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाती थी, ठीक है। दूसरे मिनिस्टर्स जो कि मुस्लिम लीग के मिनिस्टर, मुस्लिम लीग के बैनर के नीचे जो मिनिस्टर्स जीते हुए थे ना, कांग्रेस उनको ऑफर, अपनी प्राइवेट ऑफर्स देती थी कि तुम लोग मुस्लिम लीग छोड़ दो, तुम लोग कांग्रेस का पार्ट बन जाओ, ठीक है। बिल्कुल मुस्लिम लीग का सफायस्ती से खत्म करना चाहती थी। नेहरू ने क्लेम किया कि 2 ही पावर्स हैं इंडिया में अब, ब्रिटिश और कांग्रेस, और कोई पावर ही नहीं है। दैट इज एरोगेंस। जिन्ना ने इससे रिटॉर्ट किया, जिन्ना ने रिप्लाई दिया नहीं, मुसलमान थर्ड फोर्स है और वो इग्नोर नहीं करने चाहिए। जिन्ना ने कहा मुसलमान थर्ड फोर्स है, इग्नोर नहीं करने चाहिए, एकदम अलग करके। ये नहीं बोला मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स आर अ थर्ड फोर्स, मतलब कांग्रेस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहां पर ये बात शामिल है कि 2 ही लोग हैं यहाँ, दो ही ताकत है, ब्रिटिश और कांग्रेस का नहीं, तीसरी एक ताकत है मुस्लिम्स। तो कांग्रेस कहेगी मुस्लिम्स हमारे फॉलोअर्स नहीं, मुस्लिम्स अलग है। So that was Jinnah's reply कि Muslims are the third force. सही है। Many historians believe Congress arrogance, कांग्रेस की arrogance जो है ना, जो उसने 1937 से 39 के पीरियड में दिखाई है कांग्रेस ने अपने रूल के दौरान, उनका जो गुरूर है कह लो, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया मुस्लिम लीग को, या मुसलमानों के खिलाफ भी पॉलिसीज ले आए, ये एलिगेशंस हैं कांग्रेस के ऊपर। तो इस चीज की वजह से आगे जाके एक सेपरेट मुल्क हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का ये रूल था। इसमें अगर कांग्रेस प्रूफ कर देती कि कांग्रेस जो है पूरे इंडिया को साथ लेके ही चल रही है, तमाम इंडिया को ही साथ लेके चल रही है, और कोई फेयर ना करे, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, चाहे दलित, कोई किसी किस्म की माइनॉरिटीज फेयर ना करे कि उनके साथ कुछ गलत होगा, अगर ये प्रूफ हो जाता तो अगली दफा भी कांग्रेस ही पॉपुलर होती, राइट। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
कांग्रेस ने 1937 से 1939 के दरमियान जो हुकूमत चलाई है, उस हुकूमत के अंदर क्या क्या चीजें देखने को आई हैं। कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई अपनी, फाइनली बॉम्बे, मद्रास, सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एनडब्ल्यूएफ, असम, ये 8 प्रोविंसेस में 11 में से बना ली अपनी हुकूमत। कांग्रेस यूज्ड इट्स इन प्रोविंसेस के अंदर अपनी पोजीशन को यूज किया और नई नई पॉलिसीज लाना शुरू हो गई। प्रोविंसेस के अंदर तो ला सकते थे ना पॉलिसीज, उसमें तो गोरा बीच में नहीं आएगा, ब्रिटिश बीच में नहीं आएगा, वो अपनी अपनी पॉलिसीज लाना शुरू हो गए। बहुत सारे मुस्लिम्स के लिए वो जो फेयर्स थे ना, हिंदू मेजॉरिटी के अंडर गवर्नमेंट अगर होगी, कभी हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, तो उसमें मुसलमानों के साथ क्या होगा, एक डर था, ये डर यकीन में बदल गया, रियलाइज हो गया कि तो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, जो डर था वो सही डर था। ऐसा क्या हुआ, नीचे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने, जिन्ना ने, ये जो 2 साल का पीरियड था ना, ये 2 साल का जो दौर था, दौरे हुकूमत था कांग्रेस का, उस दौर को कहा कांग्रेस टायरनी। मुस्लिम लीग उस रूल को क्या बोलती थी, कांग्रेस टायरनी या कांग्रेस राज। ये तो कांग्रेस राज चल रहा है। ब्रिटिश राज का लफ्ज भी पता है क्या है, ब्रिटिश राज का मतलब ये ब्रिटिश का राज है, इसका मतलब ये हमारी नहीं सुनते। कांग्रेस राज का मतलब ये सिर्फ कांग्रेस अपनी चलाती, किसी और की नहीं सुनती, सबको साथ लेके नहीं चलती। राज के लफ्ज का ये मतलब आ जाता है। तो कहा कि कांग्रेस राज चल रहा है, या फिर दूसरा लफ्ज दिया कांग्रेस टायरनी चल रही है। टायरनी का मतलब जुल्म और सितम का पीरियड। मुस्लिम लीग उसको कांग्रेस की हुकूमत का पीरियड नहीं बोलती थी, कहती थी कांग्रेस का जुल्म और सितम का पीरियड, उस हुकूमत के दौर को। मुस्लिम लीग ने एलीज किया, मतलब इल्जाम लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है हिंदू कल्चर इंपोज करना चाह रही है मुसलमानों पे, ऐसी ऐसी पॉलिसीज ला रही कि हिंदू कल्चर इंपोज हो जाए मुस्लिम्स पे। वो क्या पॉलिसीज थी, यहां नीचे मुलाजा फरमाइए आप। कांग्रेस ने सबसे पहले तो बता दिया कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी, जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, तो ये मत समझिएगा हम कोई रिलीजियस बात करेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। इन्होंने अपना नेशनलिस्ट सिंबल, इनका कौमी एक समझ ले, ये एक सॉन्ग है, उसको प्रोमोट नहीं किया, कंपलसरी कर दिया, वंदे मातरम करके है। वंदे मातरम प्रोमोट कर दिया कि सिंग होगा हर स्कूल की असेंबली में शुरू में, और अदालत के जब सेशन शुरू होंगे ना, तो पहले सब खड़े होकर वंदे मातरम का तराना पढ़ेंगे। अब ये वंदे मातरम के तराने के इस जुमले में कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अगले शेरों पे आएंगे ना, तो उसमें हिंदुओं के खुदाओं के नाम है, और एक अंदर वो है, इम्प्लाइड है ये बात कि हिंदुओं के ये धरती हिंदुओं के किसी खुदा का नाम लिया, ये उस खुदा जैसी है, सही ना, और उस खुदा की इबादत की तरफ इशारा है, जो कि मुसलमानों के मोनोथियज्म के खिलाफ है। मोनोथियज्म मतलब एक खुदा पे यकीन। मुसलमानों के आर्टिकल्स ऑफ फेथ में एक अल्लाह पे यकीन इज अ मोनोथियज्म, क्या उसके अलावा किसी आगे झुकना नहीं है, उसके अलावा किसी की बात नहीं करते, तो शिर्क में कन्वर्ट हो जाता है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों ने इस चीज को फील किया, ये तो इन्होंने स्कूलों के अंदर जो है वो कंपलसरी कर दिया है। तो जहां मुस्लिम मेजॉरिटी या जोर ज्यादा था उन प्रोविंसेस में तो नहीं हो पाया, लेकिन जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी थी वहां तो स्कूलों में ये हो रहा होगा, तो बच्चों को स्कूल भेजना फिर बंद कर रहे होंगे मुसलमान कि तो हमारे कल्चर के खिलाफ जा रहा है मामला। एक मिसाल दी वंदे मातरम वाली सिंगिंग की। इसी तरीके से कांग्रेस का अपना परचम था ट्राई कलर, वो परचम मैं दिखाता हूं। कांग्रेस का परचम अपना जो था ना, एक पार्टी का अपना परचम भी होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी का अपना परचम। कांग्रेस ने इसी परचम को नेशनल फ्लैग बना दिया। तो इससे ये पता चले जो कांग्रेस रूल है वही इंडिया का रूल है। भाई पार्टी का अपना परचम होता है, ठीक है, पार्टी का अपना परचम होता है, लेकिन यही तिरंगा फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग इंडिया का बना दिया। लेकिन आज इंडिया के परचम में ये पूरा पर्शियन व्हील शामिल, वो पर्शियन व्हील कह रहा हूं, पूरा ये जो वीविंग व्हील है ना, जो स्वदेशी मूवमेंट का भी था व्हील, जिससे पता चलता है स्पिनिंग नहीं, कपड़ा बुनते हैं, कॉटन बुनते हैं, ये इस व्हील से बुनते थे मैनुअली। तो अभी ये नहीं, अभी सिर्फ ये चरखा है बीच का व्हील है, और ये वाला व्हील जो आज के परचम में ना इंडिया के, जो सिर्फ व्हील है, उसका ताल्लुक उससे और पुरानी डायनेस्टीज से है। अशोका जिसमें था, मौर्यन डायनेस्टी थी या उससे पहले की थी गालिबन, तो उससे ताल्लुक है उसका, जो आज के दिन आप दिख रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कांग्रेस थोड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, हिंदूज में भी बहुत से पॉलिटिकल दूसरी पार्टीज ने भी इस चीज को रिजेक्ट किया होगा कि भाई अपना फ्लैग क्यों नेशनल बना रहे हो, तो इस बुनियाद पर फिर चेंज किया होगा। लेकिन स्टिल बहुत बड़ी प्रोमिनेंट डील जो है इसके अंदर, ये पूरा सिंबल किसका है, कांग्रेस के रूल का है। मुस्लिम लीग के लिए ये बात कुछ इस तरह से थी कि भाई आप अपना परचम, मुल्क का कौमी परचम बना रहे हो, आपका पार्टी फ्लैग है, मुल्क का फ्लैग बिल्कुल वैसा क्यों बन गया।
तो इससे तो आप ये जाहिर कर रहे हो और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके अलावा, सही है जी। तो इसके भी खिलाफ। इन सम प्रोविंसेस जहां पर उर्दू स्टिल ऑफिशियल जबान थी, कुछ प्रोविंसेस में अभी भी, वैसे तो ये इंग्लिश थी ऑफिशियल हायर लेवल पे, उसके बाद हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद हिंदी काफी सारे प्रोविंसेस में ऑफिशियल आ चुकी थी, कुछ प्रोविंसेस पे उर्दू का फिर भी असर वसूख था। तो कांग्रेस की हुकूमत आते ही वहां से भी उर्दू का असर वसूख खत्म करने की कोशिश उन्होंने की कि हिंदी को ही ऑफिशियल वहां भी बना दे, मिडिल ऑफिशियल भी हिंदी होगी, उर्दू नहीं होगी। तो लिखत का तरीकाकार उर्दू का जो होता है वो खत्म होके हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट होता है उसमें लिखी जाएगी हिंदी। तो अपना फ्लैग लेके आना, ये एक नई पॉलिसी हो गई ना, अपनी जबान हिंदी को वहां से, उर्दू जहां जहां मौजूद थी वहां से रिप्लेस करके हिंदी ले आना वहां पर। इसी तरीके से वंदे मातरम की सिंगिंग को कंपलसरी करना, ये सारी पॉलिसीज क्या है, ये वो पॉलिसीज है जिससे कल्चर आप इंपोज, हिंदू कल्चर इंपोज कर रहे हो, मुसलमान ये बोल रहे थे। अब आ जाते हैं कांग्रेस के एजुकेशनल पॉलिसीज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना दोनों, वर्धा स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम, ये दो एजुकेशनल पॉलिसीज, वर्धा स्कीम और विद्या मंदिर स्कीम। वर्धा स्कीम में क्या था कि एक नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया और कहा कि फ्री ऑफ एनी रिलीजियस एजुकेशन है। उससे पहले क्या था, जहां मुस्लिम मेजॉरिटीज थी या जहां मुस्लिम की आबादी थी, उनको स्कूल आवर्स के दरमियान कुरान पढ़ना और फिका के मसले पढ़ने का वक्त मिला जाता था। मुस्लिम्स पढ़ते थे खाली, मुस्लिम बच्चों को ऑप्ट किया जाता था, ऑप्शन था कि ये वाले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ये खत्म कर दिया ऑप्शन कि भाई कोई रिलीजन ही नहीं होगा। तो मुस्लिम्स ने ऐसे लिया कि यार ये हमारे बच्चों को रिलीजियस जो तालीम है, जो पहले तालीमी निजाम में थी, इन्होंने खत्म कर दी, सही ना। और उसने कहा, कांग्रेस ने कहा भाई ये ऑल इंडियन कल्चर है, इसमें कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं, हम तो सेक्युलर है, तो इसलिए खत्म होगा नई तालीम। तो मुसलमान जो थे वो अपने रिलीजन के साथ बायस थे कि नहीं यार हमारे रिलीजन की चीजें भाई ऑप्शन है हमारा, जब था तो हिंदू ना पढ़े उसको, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है तो एज एन ऑप्शन सिलेक्ट कर सके, ऑप्शन ही खत्म कर दिए उन सब्जेक्ट्स के। ओके, एक बात। इसी तरह से मैनुअल क्राफ्ट को, मैनुअल क्राफ्ट मतलब हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ से बनाने वाली चीजों को जो है ना प्रोमोट किया। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखती इस बात में, यार हाथ से बनाने वाली चीजें प्रमोट करना तो अच्छी बात है कि हाथ से चक्की पीसो, हाथ से कपड़ा बुनो, ये वाले स्किल्स दिए जा रहे हैं ना स्कूलों में, तो अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम्स ने कैसे लिया इस बात को, मुस्लिम्स ने ऐसे लिया, एक्चुअली ये हाथ, जब भी कोई प्रोटेस्ट करनी होती थी कांग्रेस को, तो ब्रिटिश गुड्स और सब छोड़ के हाथ से चक्की पीसना, हाथ से कपड़ा बनाना, इस पे आ जाते थे। तो ये सारे सिंबल्स किसके थे, कांग्रेस के थे। तो देखने में आपको हैंडक्राफ्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने सिंबल्स जो है ना लेके आ रही है आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन सिस्टम में। क्या हाथ से कपड़ा बुनना किसकी सिंबलाइज, ये किसको सिंबलाइज करता है, कांग्रेस को, किससे कांग्रेस जहन में आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनडायरेक्टली कांग्रेस जो है जहनों में रहे हर तरह से। तो कांग्रेस जो भी इकदाम लेती थी वही इकदाम किए, सही। कुछ और भी तो कर सकते थे ना हैंडक्राफ्ट के नाम पे, वही जो कांग्रेस अपने प्रोटेस्ट के टाइम पे किया करती थी, जिससे कांग्रेस जानी जाती थी, वही सब क्यों हो रहा है हैंडक्राफ्ट के नाम पे। ये एक रिजर्वेशन थी कि हिंदू कल्चर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंपोज करते जा रहे, मुस्लिम्स का ये कहना था। मुस्लिम का पर्सपेक्टिव ये था कि वर्धा स्कीम जो है ना वो डिप्राइव कर रहे, डिप्राइव मतलब महरूम करना। वर्धा स्कीम क्या थी, वर्धा स्कीम स्कूल से रिलीजियस एजुकेशन खत्म की और उसकी जगह क्या लाया, हैंडक्राफ्ट लाया। लेकिन वो जो हैंडक्राफ्ट लाया वही तमाम चीजें जो कि कांग्रेस किया करती थी अपनी प्रोटेस्ट में, हाथ से कपड़ा बुनना, वो लेके आ गई, नमक बनाना, सही, ये सारी चीजें लेके आ गई वर्धा स्कीम। ये स्कीम थी और ये गांधी का आइडिया होगा। इनडायरेक्टली आवाम के अंदर कांग्रेस की हुई चीजें ही स्कूलों में भी दिख रहे, रिलीजियस एजुकेशन हट गए, तो मुस्लिम्स को लग रहा था ये हिंदू कल्चर इंपोज कर रहा है हमारे ऊपर, इनडायरेक्टली, बिल्कुल बैकग्राउंड पे कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। फिर आ गए विद्या मंदिर स्कीम, जहां पर हिंदू मेजॉरिटी थी, जहां पर हिंदू की तो वैसे कांग्रेस की तो हुकूमत 5 प्रोविंसेस में हो गई थी, लेकिन जहां पर बहुत स्ट्रांग हिंदू मेजॉरिटी के साथ आई थी ना कांग्रेस, जैसे कि सेंट्रल प्रोविंसेस और बॉम्बे, इन प्रोविंसेस के अंदर इन्होंने विद्या मंदिर स्कीम जो है लॉन्च की, पॉलिसी लेके आए। प्रोविंस के अंदर एक उसूल लेके आए कि भाई विद्या मंदिर स्कीम एक पेश की गई। उस स्कीम के तहत जो स्कूल्स है ना वो हिंदू टेंपल्स के पास खोले जाएंगे, मंदिरों के पास खोले जाएंगे, ताकि बच्चों के लिए इबादत आसान हो जाए, सही है। एक तरफ आप रिलीजियस फ्री थे, लेकिन खुद जहां पर आपका गढ़ है वहां पर आपने विद्या मंदिर स्कीम पेश कर दी। तो भाई आपका गढ़ भी है, वहां भी चंद माइनॉरिटी तो होंगे ना दूसरे रिलीजन के, मुस्लिम्स होंगे वगैरह वगैरह,
तो वहां पर आपने जब मंदिर के पास स्कूलें खोली और ऐसे एलिमेंट्स ले आए कि जैसे गांधी की पिक्चर को देखकर झुकना है, गांधी को जो है ना आदाब से झुकना है उसकी पिक्चर के आगे, तो ये तमाम फेस्टिवल्स या तमाम सेलिब्रेशंस जो थी वो हिंदू कल्चर से मिलती जुलती थी, टेंपल्स के अराउंड थी। स्कूल टेंपल पास है तो फेस्टिवल्स ऐसे हो रहे होते थे, टेंपल टू स्कूल, स्कूल टू टेंपल टाइप के हो रहे होते थे फेस्टिवल। तो इसकी बुनियाद पे, और फिर हिंदू प्रार्थना करने का तरीका कार है, उस बुनियाद पे प्रार्थनाएं भी हो रही होती थी असेंबलीज वगैरह में। दैट वाज समथिंग दैट मुस्लिम्स टू, एक तरफ आप सेक्युलर पार्टी कहते हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ आपका जो कल्चर है वो ज्यादातर स्कूलों का इस तरफ है, हिंदुइज्म की तरफ है, जिसपे कांग्रेस कहेगी भाई ये तो आवाम जो फॉलोअर्स है वो ये कर रहा है, हमने लिख के थोड़ी दिया है यहाँ पर कि आपने प्रार्थना ऐसे करनी है। लेकिन सर आपने स्कूल तो वहां खोल दिए ना टेंपल्स के पास, और आपके जो टीचर्स हैं वो उसकी सेलिब्रेशन के लिए वहां लेके जा रहे हैं, तो वहां पर लेफ्ट आउट फील कर रही है माइनॉरिटी अपने आप को, तो इनडायरेक्ट इंपोज तो कर रहे अपना कल्चर। और फिर यही चीज वहां क्यों नहीं करने दे रहे जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पर आप रिलीजियस एजुकेशन क्यों नहीं करने दे रहे, फिर वहां भी करने दे कि उनका अपना ऑप्शन है, रिलीजियस एजुकेशन पढ़ना चाह रहे, इस्लाम पढ़ना चाह रहे, लेकिन वो नहीं कि भाई इसको सेक्युलर है, रिलीजन फ्री है हमारा तो प्रोविंस, तो वहां से खत्म कर रहे हैं आप। बहरहाल इस बुनियाद पे, और इसी तरीके से मुसलमानों ने इस चीज को देखा कि ये इनडायरेक्टली ब्रेन वॉश कर रहे हैं आने वाली मुस्लिम जनरेशन का, और ये शुद्धि करने की एक तरकीब है। शुद्धि क्या था पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्या समाज करती थी जिसको ये कहते थे प्यूरिफिकेशन, एक्चुअली इसके जरिए रिकन्वर्ट करते थे, हिंदुइज्म की तरफ दोबारा लेके आते थे। तो आप इनडायरेक्टली हिंदू सिंबल्स, हिंदू एक्टिविटीज और ये चीजों के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं बच्चों को अपने तालीमी दौर में, तो इससे क्या हो जाएगा, वो एक तरह से इनडायरेक्टली हिंदू कल्चर को ऑप्ट कर लेंगे, अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे दूसरे के साथ, जबकि मुसलमानों का कहना है कि वी आर टू डिफरेंट नेशंस, वी आर सेपरेट। समझ आ रही है? तो इससे मुस्लिम्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड, आम आवाम भी डिसअपॉइंट होना शुरू हो गई थी। तो और इसके अलावा मुसलमानों की प्रैक्टिसेस पे कांग्रेस रूल के दरमियान क्या, मुसलमानों की मुस्लिम प्रैक्टिसेस जो होती है उसके अंदर क्या रुकावट आई। कांग्रेस ने ऑफिशियल रूल नहीं दिया कि जहां मुसलमान इबादत करता हुआ दिखे वहां जो है ना आप उनको रोके, ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं था। लेकिन अगर कांग्रेस के रूल में कोई तंग करता था, हैरास करता था मुस्लिम्स को किसी बुनियाद पे, तो कांग्रेस एक ब्लाइंड आई रखती थी, देखती नहीं थी वहां, या उनके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है तो उनके जो कल्प्रिट्स थे उनको कोई सख्त सजाएं नहीं देती थी, बल्कि छोड़ भी देती थी, अरेस्ट करके छोड़ भी दिया करती थी। सही, जैसे कि कोई मस्जिद में जुम्मा हो रहा है, जुम्मे के बाहर मॉब्स मतलब आम आवाम जो नहीं मुश्तइल सी होती है, जो कि कई हंगामे करती है, वो वाली आवाम। तो हिंदू मॉब्स जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते थे ना, एक्सट्रीम हिंदू वाले, रेडिकल भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं, वो जो जैसे आज की आरएसएस होगी, ठीक है, इंडिया में आज की आरएसएस पार्टी वो प्रो हिंदू पार्टी है कि हिंदू ही कल्चर होगा पूरा हिंदुस्तान का। तो उस तरह के हर दौर में होते हैं लफंगे, तो वो जो वहां उस दौर के एक्सट्रीमिस्ट होंगे तो वो गली कूचों में निकल के जुम्मे के बाहर फिर डोल टपाशे शोर वगैरह और वो जो अपनी उनके सारी फेस्टिविटीज होती होंगी ना, तो वो चिल्ला शोर शराबा करते थे। इससे इनडायरेक्ट हैरेसमेंट हो रही है मुसलमानों के जुम्मे के दौरान। तो ये वाली बातें आती थी, इसकी कंप्लेंट्स जाती थी, और कंप्लेंट्स ऐसे नहीं सेटल होती थी जैसे किसी जगह फेयरली होनी चाहिए, बल्कि सॉफ्ट हैंड से होती थी सेटल, दिखाने के तौर पे कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, अब आप जो है ना यहाँ से लश्कर नहीं अपनी रैली नहीं निकालेंगे, इस वक्त यहाँ जुम्मा हो रहा होता है, भाई लोगों को बंद करो, 4-5 को बंद किया, शाम तक छोड़ दिया। समझ रहे हो? इस तरह की चीजें जो ना बहुत हार्ड एक्शन नहीं लेती थी कांग्रेस इन पे। अच्छा, कांग्रेस आई, जहां पर कांग्रेस का रूल कायम हो गया, उन्होंने क्या किया, बैन ऑन काउ स्लॉटर, काउ की कुर्बानी पे बैन है। अब कल्चरली देखें तो उनके हिसाब से बिल्कुल सही है कि उनका होली एनिमल है, तो उनकी जहां हुकूमत बनी वो इतना भी नहीं करेंगे कि अपनी गाय माता को नहीं बचाएंगे, क्या बचाएंगे। पर मुस्लिम्स उसको कैसे देख रहे हैं कि भाई हमारे तो कल्चर का पार्ट है कि आप बीफ खाते हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है बकरा ईद पे काऊ को ज़िबा करते हैं अल्लाह के आगे नजरान, मतलब कुर्बानी पेश करने के लिए। तो हमें हमारे कल्चर से, रिलीजन से, या हमारी डाइट से, हमारी डाइट का पार्ट है, हमारे खुराक का पार्ट है बीफ, उससे दूर किया जा रहा है, या हमारे हुकूक लिए जा रहे हैं। तो ऑपोजिट है ना, एक कह रहा है भाई हमारा होली एनिमल है, और दूसरा कह रहा है ये हमारे लिए अलग तरीके से होली है, हम सेक्रीफाइस देते हैं इसका। दोनों का होली होना ऑपोजिट हो गया, तो क्या आप ये साथ रह सकते हैं? नहीं, इनको सेपरेट होना चाहिए। भाई आप भी ठीक कह रहे हो, आप अपने इलाके में सही करो, आप अपने इलाके में इसको सेक्रेड एनिमल रखो, और हमें इंडिपेंडेंट होने दो, हम जो अपनी काऊ पाल लें वो अपने तरीके से करेंगे, उसको ज़िबा अल्लाह के नाम पे कुर्बान करेंगे, हमें अपने तरीके से रहने दो। तो जब इलाके टूट जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, तो हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं अपनी पॉलिसी। यही तो बात कर रहे थे मुस्लिम्स, यही तो बात कर रहे थे जिना पहले से, कि मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए ताकि उनकी जहां जहां प्रोविंसेस बने। लेकिन जिना से ज्यादा बढ़कर ये बात कौन कर रहा था?
सर सैयद अहमद खान, उसके बाद अल्लामा इकबाल, उसके बाद चौधरी रहमत अली कि नहीं भाई सेपरेट इलेक्टोरेट से मेजॉरिटी तो आ जाएंगे, उस प्रोविंस में कंट्रोल तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी सेपरेट ही होना है, सेपरेट इलेक्टोरेट से चाहे सेपरेट होमलैंड चाहिए, ताकि पूरे इंडिपेंडेंस के साथ रहे, कि जिसको वो नहीं पसंद हमारी प्रैक्टिसेस तो वो जगह छोड़ के चला जाए, दूसरा मुल्क इंडिया चला जाए, और जो इंडिया में सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहा मुस्लिम प्रैक्टिस, वो छोड़ के पाकिस्तान आ जाए, बाद में जाके इसी पे वर्किंग होगी सारी। अजान के ऊपर कुछ प्रोविंसेस में बैन लगा दिया गया था कि अजान जो है ना ऊंची आवाज में नहीं हो सकेगी, कि यही कि उस दौर में जब अजान होती थी कोई लाउड स्पीकरों पे थोड़ी होती थी, या ऊंची ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर पे अजानें नहीं होंगी, बैन लगा दिया। ठीक है, वो आज तक भी ऐसा है, अजानें होती हैं अभी भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में होती है, लेकिन आए दिन कोई बैन की कोशिश लगती है, अजान के ऊपर बैन, अजान के ऊपर बैन, जो कि मुस्लिम्स फाइट करते हैं। मुस्लिम्स की भी एक जाहिर है बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत है आज भी इंडिया में, तो वो उसको प्रोटेस्ट करते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा एलिमेंट आएगा। कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो है ना सुअरों को मस्जिदों के कंपाउंड में छोड़ दिया करते थे मुसलमानों को डिसग्रेस करने के लिए। अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है, ये बताई हुई हिस्ट्री है, हम नहीं थे वहां पर मौजूद, लेकिन होता है ना एक की दो भी लगाने वाले होते हैं, तो हो सकता है एक की दो लगाई हो, लेकिन स्टिल इतनी सारी बातें आ रही है और अलग होना चाह रहे मुसलमान, तो यकीनन कुछ ना कुछ कांग्रेस के रूल में हुआ होगा कि जो पहले नहीं होना चाह रहे थे अलग, अब वो भी अलग होना चाह रहे हैं। तो यकीनन इसमें से सब रूमर्स नहीं होंगी, सब अफवाहें नहीं होंगी, कुछ ना कुछ रियलिटी होगी इसमें। While these were not official policies of Congress, ये ऑफिशियल पॉलिसीज नहीं थी कांग्रेस की कि उनके मस्जिदों में जाके सुअर छोड़ दो, ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन मुस्लिम्स फेल्ट दैट कांग्रेस गवर्नमेंट टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, अंधे हो जाते थे, ये चीजें दिखती नहीं थी कांग्रेस को, और डिड नॉट पनिश द कल्प्रिट्स एडिक्वेटली, एडिक्वेटली मतलब मुनासिब, मुनासिब जितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना ऐसा करने वालों को, पनिश नहीं करती थी कांग्रेस, क्योंकि उनके अपने कहीं ना कहीं बंदे थे वो। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन रखी कांग्रेस ने, कमाई के जराए क्या जॉब्स आते, तो हुकूमती जॉब्स के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चांस किसको मिल जाता था, हिंदूज को, और अगर कोई मुस्लिम पोजीशन पे मौजूद भी है तो उसको उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर होता था, उस इनडायरेक्ट प्रेशर से वो एकदम सिंगल आउट फील करता था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन जॉब उसके साथ, तो फिर वो मोरली इतना स्ट्रांग ही नहीं रह पाता तो खुद ही रिजाइन दे देता था। समझ आई? तो माइनॉरिटी में ये होता है कि कई जो मेजॉरिटी वो अपनी वो है ना लॉबी बना लेती है, और उस लॉबी की बुनियाद पे ना उसको हैरेस करते हैं, तो वो जो अकेला हैरेस और अकेला पड़ा हुआ है तो जॉब छोड़ देता था। वैसे ही मुस्लिम्स को बहुत कम पोजीशन मिलती थी गवर्नमेंट जॉब्स में, कब से? तब से जब से मुसलमानों ने ब्रिटिश एजुकेशन मना कर दी थी, बहुत लेट ब्रिटिश एजुकेशन को तो एक्सेप्ट किया ना मुसलमानों ने, वो भी सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट के बाद। तो अभी जब पहुंचना शुरू होंगे मुस्लिम्स इंडियन जॉब्स के ऊपर, तो तादाद में हिंदू से कम ही होंगे, एक तो ये वजह क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है तो वही ज्यादा होंगे जॉब पे, दूसरी वजह हिंदू पहले से अडॉप्ट कर गए थे इंग्लिश एजुकेशन के तो ज्यादा थे ऑन जॉब्स, तो मुसलमान वैसे ही बहुत कम माइनॉरिटी से थे ऑन जॉब्स, उसमें भी अगर हैरेसमेंट हो रही है तो वो जॉब छोड़ ही देंगे प्रेशर की बुनियाद पे, या उनकी प्रमोशन नहीं हो रही कि किसी को प्रमोट करना है तो वो वहीं के वहीं बैठे किसी हिंदू को प्रमोट कर दिया, तो ये लॉबिंग फील करते थे मुस्लिम्स। ठीक है जी, जॉब्स के ऊपर। फिर कांग्रेस के रूल के दरमियान कम्युनल राइट्स बढ़ते जाने शुरू हो गए, कम्युनिटीज के दरमियान फड्डे, अब कांग्रेस तो हुकूमत में है, तो जब भी फड्डे कम्युनिटीज के दरमियान होंगे तो कहीं ना कहीं वो फड्डे सेटल होंगे, लेकिन हुकूमत वाली पार्टी जिस जिस कम्युनिटी के साथ है वही स्ट्रांग रहेगी, राइट? तो हुकूमत का सहारा था कम्युनिटी के तमाम फड्डों में किसको? हिंदूज को, कम्युनल राइट्स के अंदर। कम्युनल राइट्स के अलावा मुस्लिम्स ने ये फील किया कि पुलिस और अथॉरिटीज जो है वो ज्यादा कांग्रेस के सपोर्टर्स की साइड ले रही है, तो मुस्लिम लीग ने पीरपुर के नाम से कमेटी, पीरपुर कमेटी बनाई, उसका काम यह था कि इन्वेस्टिगेट करे कि क्या क्या चल रहा है पॉलिटिक, मतलब एक लिस्ट बनाए। पीरपुर कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट शाया की, पीरपुर रिपोर्ट। इसी तरीके से कोई और कमेटी बनी थी, शरीफ कमेटी कह लो, उसने शरीफ रिपोर्ट शाया की, और इन रिपोर्ट्स के अंदर जो कंप्लेंट्स लिखी थी उसमें कॉमन यही कंप्लेंट्स थी कि एजुकेशन के अंदर बायसनेस है, हुकूमती इदारों में बायसनेस है, बायस मतलब वन साइडेड, कि वन साइडेड है, कि कांग्रेस जो है वो साइड कर रही है ज्यादा हिंदुओं के, और मुसलमानों को उनके जो ना मेरिट के ऊपर हुकूक नहीं मिल रहा है। जाहिर है कांग्रेस से जब ये बात की जाएगी तो कांग्रेस क्या कहेगी कि ये हम पे गलत इल्जाम है, फलां बंदा जो जॉब से छूटा है वो खुद अपनी मर्जी से गया है, या फलां बंदा जिसको आप कह रहे हैं प्रमोट नहीं किया गया था वो इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं था ज्यादा। जाहिर है कांग्रेस तो ऑफिशियल कार्रवाई रखेगी ना सामने। बहरहाल मुस्लिम लीग जो है वो वैसे भी जो बात कर रही है, कांग्रेस कहेगी मुस्लिम लीग तो वैसे ही हमारे पीछे पड़ी हुई है और वैसे ही इनको वोट नहीं मिले, कोई मुसलमान सॉरी चाह रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना, कांग्रेस ये बोलेगी।
पर इस पूरे दौरान ये में जो कमिटीज बनी और जो रिपोर्ट आया हुई उनके अंदर ये पॉइंट थे कि एजुकेशन के अंदर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है ज्यादा, इट इज मोर बायस्ड टुवर्ड्स हिंदूज एंड हिंदू कल्चर। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेरेंस हो रहे हैं रिलीजियस मैटर्स के अंदर कि मुस्लिम्स के अपने जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, समाजी लेवल पे सोसाइटी के अंदर जो है मुसलमान जो है हैरास हो रहे हैं, ठीक है, परेशान हो रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि मुस्लिम्स जो है ना इसको हिंदू राज के तौर पे जानते हैं। हिंदू राज मतलब एक ब्रिटिश राज हो चुका कि जिसमें जो ब्रिटिश बोल रहा है वो करना पड़ा है, तो वो एक बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ हो जाता है, तो बिल्कुल ही बहुत सख्त पॉलिसीज टाइप का। तो एक ब्रिटिश राज से गुजर के अब हिंदू राज के अंदर घुस गए हम, तो मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हिंदू राज है। ये मुस्लिम लीग की रिपोर्ट शाया करते हुए बता रही है कि ये मसले। रिपोर्ट पेश किसको की भाई? जिस भी पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग पार्ट है तो उस पार्लियामेंट में पेश की होगी है। जिस भी प्रोविंस की पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग पार्ट है वहां जहां जहां वॉइस रेस कर सकते हैं रेस की ना मुस्लिम लीग ने। खुद अपने सेशंस के अंदर मुस्लिम लीग ने अपने तमाम मेंबर्स के आगे बात रखी कि इतने मसले चल रहे हैं, हमें कुछ करना होगा वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और ब्रिटिश से भी जाहिर है ब्रिटिश के आगे भी ये कंप्लेंट्स रखते होंगे कि आप कुछ करें, लेकिन ब्रिटिश कहता होगा गवर्नर के ऊपर इतना हक, गवर्नर के पास हक ही नहीं है, गवर्नर तो अंडर आता है मिनिस्टर्स के। ठीक है, तो आप सेंटर से कुछ करें, सेंटर से क्या करें? आप ही ने तो कहा था प्रोविंस की अपनी पावर्स, अब सेंटर क्यों उनको रेगुलेट करें? सही है, तो ये कुछ ऐसे भी मैटर्स आ रहे हैं अब सामने। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या हुआ? साइकोलॉजिकल मतलब आवाम का आमतौर पे नफसियाती तौर पे, या उसकी बात कर ले कि आम मुसलमानों का नफसियाती तौर पे इंपैक्ट क्या हुआ? इकबाल एंड जिना इन्होंने तो पहले वार्न कर दिया था कि हिंदू डोमिनेशन होगी ना तो उसमें मुसलमान नहीं पनप सकेंगे, अपना इजी फ्रीडम के साथ नहीं रह सकेंगे। और उस दौर को कांग्रेस राज के नाम से इसीलिए जानते थे, बल्कि मुस्लिम लीग तो कांग्रेस टायरनी भी बोलती थी। तो साइकोलॉजिकली जो है ना नफसियाती तौर पे वो बात प्रूव हो गई। जो एक डर था ना साइकोलॉजिकल, वो डर अब यकीन में तब्दील हो गया कि ये तो बिल्कुल सही है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मुसलमान अपने आप को और कमजोर फील करना शुरू हो गए अंडर हिंदू डोमिनेशन। तो इस कमजोरी ने उनको यूनाइट कर दिया, और यूनाइट होकर अब किसको देख रहे हैं? सबसे ज्यादा कांग्रेस के अगेंस्ट कौन है? मुस्लिम लीग। तो उसी की तरफ देख रहे हैं कि अब आप ही कुछ करें। तो मुस्लिम्स की सपोर्ट कहां शिफ्ट हो गई अब? मुस्लिम लीग की तरफ। तो वो जो अनडिसाइडेड थे, जिनको कुछ पता नहीं था, वो अपने लोकल लीडर्स को देते थे वोट, अब उनको ओवरऑल मुल्क के अंदर रहते हुए एक सिंगल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है मुस्लिम लीग के नाम से। अब उसकी तरफ सब गामजन होगा कि अब नेक्स्ट टाइम जो भी होगा हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनकी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, हम ये जो भी कंसर्न रेस करेंगे हम इनके साथ इनकी वॉइस बनेंगे। तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स बढ़ते चले गए। और वैसे भी मुस्लिम लीग ने अपनी लोकल ब्रांचेस तो बनाई हुई थी, तो उनका कल्चर, मुस्लिम लीग का जो वर्ड है, मुस्लिम लीग की बात जो फैलती जा रही थी हर इलाके के अंदर। अब एक पॉइंट आता है जब इत्तेफाक से या कुदरती तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश अनाउंस कर देते कि इंडिया जो है ब्रिटिश के साथ है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने पूरी इंडिपेंडेंट थोड़ी दिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस थोड़ी दिया इंडिया को। कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या, अभी डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया है। डोमिनियन स्टेटस भी होता है ना, सेंट्रल हुकूमत भी आपकी, प्रोविंशियल भी आपकी, बस हम आपकी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस के केस में भी ब्रिटेन जो है हक रखता, कहता कि इंडिया ब्रिटिश की सपोर्ट में होगा वर्ल्ड वॉर के अंदर। अभी तो डोमिनियन से भी एक स्टेप नीचे, ब्रिटिश खुद अभी हुकूमत में है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो फॉरेन अफेयर्स में क्या आता है, और इसके अंदर बिना इंडियन लीडर से कंसल्ट किए ब्रिटिश ने अनाउंस क्या कर दिया कि इंडिया इज पार्ट ऑफ वॉर विद, इंडिया इज अलाइड विद ब्रिटिश इन दिस वर्ल्ड वॉर 2, जो कि जर्मनी के अगेंस्ट हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 उसी में सारा हिटलर वाला वाक्य है। तो ब्रिटिश ने जैसे ही अनाउंस किया तो कांग्रेस को गुस्सा आया कि भाई हमसे पूछे बगैर, हम लीडर्स हैं प्रोविंस के, हमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इस डिसीजन में, हम पे इंपोज किया जा रहा है। और इंक्लूड करते तो क्या, इंक्लूड करते तो हम डिमांड रखते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम आपका साथ देंगे, तो आप हमें हर तरह की गारंटी देंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, क्योंकि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको खत्म होने के बाद आप हमें क्या दे दें? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। बस ये वर्ल्ड वॉर 2 तक का साथ है आपका हमारा, हम ये आपसे आस्क करते हैं। कांग्रेस की ये डिमांड्स होती है, ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगती कांग्रेस। लेकिन पूछा नहीं उसे, तो कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी तमाम मिनिस्ट्री से रिजाइन कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन करेगी तो अब हुकूमत ब्रिटिश के हाथ में पूरी आ गई, लेकिन कैसे चलाएंगे? कुछ भी करने जा रहे हैं तो बीच में प्रोटेस्ट हो रही है,
ब्रिटिश को भी क्या चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में? ब्रिटिश को कम से कम कुछ सपोर्ट चाहिए इंडिया से। ब्रिटिश को इंडिया से सबसे पहली सपोर्ट तो यही चाहिए, पहले नंबर के स्टेबिलिटी रहे, लोग ज्यादा हड़ताले नहीं करे, हमारे पास टाइम नहीं आपको डील करने का। नंबर 2 रॉ मटेरियल चाहिए, जंग में लड़ने के लिए आयरन जो भी चीजें चाहिए होंगी, रॉ मटेरियल चाहिए, खाना वाना सब कुछ मिले फौजियों तक पहुंचाने के लिए जंग के। वर्कफोर्स चाहिए, वर्कफोर्स नहीं मैन पावर, जंग के लिए मैन पावर क्यों चाहिए? लड़ने के लिए सिपाही चाहिए। और क्या चाहिए ब्रिटिश को इंडिया से? ब्रिटिश को इंडिया से चाहिए जंग के दौरान डोंट साइड विद एनीवन एल्स, अलाइ विद ओनली अलाइ विद द ब्रिटिश। ये सब चाहिए ब्रिटिश को तो इंडिया से। और ये तो रिजाइन देके ये तो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएंगे फौरन। तो अब हम इंडिया के अंदर संभाले या जंग को देखें? तो ब्रिटिश के लिए बिल्कुल खतरनाक रेड अलर्ट सिचुएशन। तो ब्रिटिश ने फौरी तौर पे दूसरे लोगों को, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को राब्ता करना शुरू कर दिया। और नेचुरली जब कांग्रेस स्टेप डाउन कर गई तो अगला कौन है जिससे राब्ता अच्छा करेगी ब्रिटिश? मुस्लिम लीग से। सही जी। तो क्योंकि जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री छोड़ दी तब कौन रह गया? सिर्फ गवर्नर्स रह गए। गवर्नर्स कौन थे? ब्रिटिश। जब मिनिस्टर्स हट गए तो अब गवर्नर के हाथ में आ गए ना पूरी हुकूमत संभालना। पर किसके साथ संभाले? कोई मिनिस्टर ही नहीं है। वर्क कौन करेगा? इंडियंस ही नहीं है। बाइकआउट कर रहे हैं सारे इदारों का, तो काम कैसे चलेंगे? और जैसे ही इदारों के काम रुक गए तो आवाम रोडों पे आ जाएगी कि इदारे काम नहीं कर रहे। इदारे काम नहीं कर रहे तो मिनिस्टर को पकड़े, मिनिस्टर बैठा हुआ नहीं अपनी सीट पे, रिजाइन। सही। तो मुल्क हॉल्ट पे, तो पूरा मुल्क और हॉल्ट पे, रुकावट पे आता चले जाएगा, लोग रोड पे आता चलेगा, ब्रिटिश के खिलाफ एहतिजाज करके उनको किक आउट कर देंगे अगर थोड़े टाइम में भी ये मसला सेटल नहीं हुआ। तो कांग्रेस इधर उधर और लीडर्स को अप्रोच कर रही है। जिन्ना को भी अप्रोच किया, जिन्ना को अप्रोच किया। और इस तरह से मुस्लिम लीग ने, जब कांग्रेस हट गई तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल, जो प्रोविंस के अंदर बहुत सारी सीट्स है वो तो बाइकआउट कर गई प्रोविंस का। तो अब जो बचे कुछ है उन्होंने हुकूमत बना ली। वाह। तो मुस्लिम लीग ने ऐसे हुकूमत बना ली कि कांग्रेस एब्सेंट है ना, तो अब जो भी लोग प्रेजेंट है उनके होते हुए मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ अब ज्यादा रह गई कि जो स्ट्रॉन्ग वर्जन था वो हट गया। तो अब जो सेकंड स्ट्रॉन्ग है मुस्लिम लीग है, तो किसी तरह बन के हुकूमत बना ली उन्होंने चंद प्रोविंसेस में। सही। तो ये कुछ ठंडक मिली ब्रिटिश को। और जिन्ना का अगर बोले, क्या जिन्ना और मुस्लिम लीग ने क्या पोजीशन इख्तियार की? जिस दिन हमारे जिस दिन कांग्रेस ने रिजाइन दिया, अपनी सीटों से, तमाम प्रोविंशियल मिनिस्ट्री छोड़ दी अपनी, तो इससे क्या हुआ? इस दिन को जिन्ना ने कहा कि तमाम मुस्लिम लीग और मुस्लिम्स इस दिन को सेलिब्रेट करें एज द डे ऑफ डिलीवरेंस, कि भाई कश्ती पार लग गई, मुक्ति मिल गई, रिलीफ हो गया, फ्रीडम मिला। किससे? कांग्रेस राज से। कांग्रेस राज के लफ्ज से गुस्सा होता होगा कांग्रेस को, यार राज क्यों बोल रहे हो, हमारा रूल है, राज मत बोलो। राज तो ऐसा लग रहा है कि हम डिक्टेटर हैं, हम तो डिक्टेट कर रहे हैं हर बात। लेकिन वो कहते हैं आप राज ही कर रहे हो, आप हर अपनी मतलब की चला रहे हो। तो कांग्रेस राज डिलीवर हो गया, खत्म हो गया मतलब। तो उसके लिए मुसलमानों को अपील की जिला रहे, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाए, लेकिन थोड़ा शांति से, थोड़ा सा सुकून से। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को हेट करने का दिन मना रहे, नहीं, अपने फ्रीडम का दिन मनाए, अपनी जीत का दिन मनाए, किसी और को हराने का दिन ना मनाए। इसमें थोड़ा फर्क है। ऐसा ना हो कि कांग्रेस के साथ हेट्रेड क्रिएट हो के कम्युनल राइट्स बढ़ जाए, वो ये नहीं चाहते थे जरा, बस चाहते थे आप अपने आप पे सेलिब्रेट करें कि वो जो पहले कांग्रेस रूल था वो खत्म हो गया, तो अब मुस्लिम रूल, मुसलमानों के हक में दोबारा पॉलिसीज आ सकती है। ये डे ऑफ डिलीवरेंस है, ये सेलिब्रेट करने का कहा। ठीक है। डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है? डे ऑफ डिलीवरेंस अंडरलाइंड, इसका मतलब डे ऑफ डिलीवरेंस की ये इंपॉर्टेंस थी दैट मुस्लिम्स हैड फेल्ट इनस्लेव्ड। इनस्लेव्ड मतलब गुलाम फील कर रहे थे, किसके दौर में? अंडर कांग्रेस, एंड वर नाउ डिलीवर्ड फ्रॉम दैट फेट। तो उस तकदीर से वो डिलीवर हो गए, रिलीव हो गए। डिलीवर का मतलब रिलीफ। सही है, मुक्ति मिल गई। मुस्लिम्स गैदर्ड, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मुसलमान गैदर हुए, गैदरिंग हुई, शुक्राने की नवाफिल हुई, शुक्रानों की महफिल हुई, बड़े सारे मिठाइयां बटी, हरे झंडे लहरा दिए। मुसलमानों की आइडेंटिटी के साथ हरा कलर जो है ना मंसूब है। सही ना। मदीना का गुंबद जो है
मस्जिद नबवी का, वो भी हरा है, तो मुसलमानों की उसके साथ एक रिलेशन है हरे कलर का। ठीक है, तो जुना ने अर्ज किया, मतलब रिक्वेस्ट किया कि ये जो सेलिब्रेशन है पीसफुल रहे, इसमें कोई कड़वाहट ना आ जाए। ठीक है, लेकिन ये जो डे ऑफ डिलीवरेंस मना रहे तो कांग्रेस को तो गुस्सा आएगा ना, हमने रिजाइन दिया और ये लोग उसकी खुशियां मना रहे। अच्छा, इस पॉइंट के बाद जिना ने टू नेशन थ्योरी को प्रमोट किया कि तो दो ही नेशंस हैं, इनको एमेलगेमेट करके रखना थोड़ा मुश्किल ही है, साथ जोड़ के रखना। अब जिना अभी आहिस्ते आहिस्ते सेपरेट होमलैंड वाली बात पे टिल्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? 1939 में कांग्रेस का रूल खत्म होता है और 1940 में क्या पास होता है? लाहौर के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन। मुस्लिम जमा होते हैं, मुस्लिम लीग जमा होती है और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास करता है कि अब सेपरेट होमलैंड के लिए हमें तहरीक चलानी है, मूवमेंट चलानी है कि अब सेपरेट होमलैंड, एक ही डायरेक्शन है, अब एक ही डायरेक्शन है, सेपरेट होमलैंड। अब ये भी नहीं है कि इलेक्ट्रेट हर प्रोविंस में रहते हुए सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं, अब होमलैंड ही अलग चाहिए, हिंदुस्तान से अलग आजादी चाहिए मुसलमानों को, एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। 1940 के अंदर इस चीज के ऊपर सब मुत्तफिक हो जाएंगे पूरी मुस्लिम लीग में, और उसके बाद सारी जिद्दोजहद उसमें, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बहरहाल इस पूरे कांग्रेस के रूल में एक चीज हुई है, क्या? मुस्लिम लीग क्या हो गई है? स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? बाकी सारी बातें आप पढ़ के समझ जाएंगे, कोई इसके अंदर कोई पेचीदा गुफ्तगू नहीं है। सक्सेस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, अब ये पूरे चैप्टर जो है ना आपका, इस चैप्टर का एक तरह से समरी है कि पाकिस्तान मूवमेंट की सक्सेस क्या रही, कब से कब तक। पाकिस्तान मूवमेंट तो जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया तब तक चलिए, पाकिस्तान मूवमेंट कब तक चले? 1947 तक। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो मूवमेंट खत्म हो गया ना, वो बन गया, लेकिन उसमें से ये 1927 से 1939 तक, 1927 क्या? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर 14 वर्ड्स ऑफ कायदे आजम, सही है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये सारा दौर है। तो इस पूरे दौर में आखिर में कांग्रेस का रूल खत्म होता है और डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया जाता है, सही है। तो इस पूरे दौर में ये जो पाकिस्तान मूवमेंट चली है, इस दौर के, इस पाकिस्तान मूवमेंट का ये वाला हिस्सा अगर उठाया जाए तो इसकी क्या सक्सेस रही है, इसकी सक्सेस क्या रही है, सवाल इस तरह से बनते हैं। उसको एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पाकिस्तान मूवमेंट बिटवीन 1927 से 1939 इवॉल्व्ड, इवॉल्व मतलब वक्त के साथ डेवलप हुई। इवॉल्व क्या होता है? वक्त के साथ कोई चीज डेवलप होती है। कैसे डेवलप हुई? स्टार्ट कहां से हुई? फ्रॉम डिमांडिंग पॉलिटिकल सेफगार्ड्स, पहले पॉलिटिकल सेफगार्ड्स मांग रहे थे कि पॉलिटिक्स में मुसलमानों को सेफगार्ड्स मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, वेटेज मिले, वगैरह वगैरह, बहुत पहले से ही मांग रहे हैं ना ये तो। वहां से शुरू, वहां से चलते चलते कहां तक पहुंच गई? आस्किंग फॉर सेपरेट होमलैंड, भाई होमलैंड ही अलग चाहिए, सही है, यहां तक पहुंच गई। चौधरी रहमत अली आए थे ना 1933 में, आइडिया दिया था, अल्लामा इकबाल ने अपना विजन दिया था इलाहाबाद एड्रेस के अंदर 1930, राइट। एट फर्स्ट देयर वर कोऑपरेशन, बीच बीच में इस दौरान में भी कोऑपरेशन नजर आया है, वैसे तो कोई खास कोऑपरेशन नहीं नजर आया, बस एक जगह नजर आया कि साइमन कमीशन जो भेजा गया था उसका बॉयकॉट दोनों ने मिलकर किया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने, ये साइमन गो बैक। साइमन कमीशन क्या आया था? 1919 की मोंटेग्यू शेल्सफोर्ड रिफॉर्म की इंप्लीमेंटेशन के लिए आया था, कहा भाई गो बैक, वो इंप्लीमेंटेशन डायर की नहीं चलती, यहां पर नहीं चल सकती। साइमन गो बैक में दोनों साथ थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखा था, उसके अलावा नहीं। बाकी क्या थे? डिस्प्यूट्स थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। नेहरू रिपोर्ट दी कांग्रेस ने, तो कायदे आजम ने 14 नुकात उसके जवाब में दिए, और अल्लामा इकबाल ने अपना विजन बताया सेपरेट होमलैंड वाला। फिर चौधरी रहमत अली ने तो नाम भी दे दिया उस विजन को, पाकिस्तान, सही। आई लगा दिया, पाकिस्तान दिया था नाम, उसमें आई ऐड कर दिया, ठीक है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पूरे दौर के अंदर जो दूसरी पॉलिटिक्स थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उसकी बहुत लिमिटेड सक्सेस रही, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज अपने आप पे कुछ अलग अलग चाहती थी। और ब्रिटिश की और पॉलिसीज देखें तो 1935 का एक्ट ब्रिटिश ने बनाया, जो एक्सेप्ट किया गया, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस रूल में आई तो उससे प्रूफ करे हो गए फेयर्स, मुसलमानों के फेयर्स प्रूफ हो गए कि हिंदू डोमिनेशन में मुस्लिम साथ नहीं चल सकते, और इन तमाम चीजों ने मुस्लिम लीग को पॉपुलर कर दिया। और ये तमाम चीजों ने जैसे मुस्लिम लीग को पॉपुलर किया तो स्टेज सेट हो गया कि अब जिन्ना जो है डायरेक्ट पाकिस्तान की डिमांड करे,
और आगे जाके अब डायरेक्ट पाकिस्तान की डिमांड होगी लाहौर रेजोल्यूशन। क्लियर होती है? This chapter 8 finishes very important chapter from examination point of view.